कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, कांशीराम करेगा पूरा। तो वहाँ राजस्थान के अंदर मान्यवर साहब कांशीराम जी ने जो काम किया, उसका रिजल्ट आने लगा। वो जो बीज मान्यवर साहब कांशीराम जी ने बोया। बोया था, वो फसल जो बोई थी वो लहराने लगी। ले डाले थे, उनको जान पहचान की नहीं होती थी, और तीसरा व्यक्ति उनकी हाँ भर के आ जाता था कि दलित समाज की वोट है, मैं आपको ये खर्चा पानी दे दूंगा और ऐसे पैसे दे दूंगा, ये घर वाले की साड़ी दे दूंगा और आपको 500 रुपये दिहाड़ी मजदूरी दे दूंगा, ये खाना दे दूंगा। इसमें शराब में बेच देते थे वोट को। ऐसे लोग हाँ करके आ जाते थे, तो वोट है वो बिक जाता था। तो बाबा साहब की एक बात समझ में आ गई कि राजसत्ता वो गुरु किल्ली है जिससे हर ताला खुल सकता है। राजनीति ही एक ऐसी चीज है जिससे समाज के हर दुख दर्द का मतलब दुख दर्द दूर हो सकता है। तो मान्यवर साहब कांशीराम जी वहां से नौकरी कर रहे थे, तो उन्होंने 1964 के अंदर नौकरी छोड़ दी थी। अच्छा। रिजाइन दे दिया था। और उस समय बाबा साहब का साहित्य वो पढ़ने लगे। बाबा साहब के बारे में जानने के लिए दीना भाना से पुस्तकें मंगवाई। तो बाबा साहब के जीवन के बारे में उन्होंने पढ़ा। उसके बाद में वहाँ से 1964 में नौकरी छोड़ने के बाद में महाराष्ट्र के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बनाई हुई पार्टी थी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, उसके अंदर वो काम करने लग गए थे। उन्ना के अंदर एक समझौता हो रहा था उस समय। अच्छा। उस समझौते के अंदर मान्यवर साहब कांशीराम जी वहीं थे। तो वो समझौता ये हुआ कि कांग्रेस के बीच में और आरपीआई के बीच में समझौता हुआ, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के बीच में समझौता हो रहा था, चुनाव का गठबंधन हो रहा था। तो मान्यवर साहब कांशीराम जी ने सोचा ये तो बहुत बड़ी बात है कि आज जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है उसके साथ में, और गांधी जी की विचारधारा, गांधीवादी पार्टी और अम्बेडकर की विचारधारा की पार्टी के बीच में समझौता होगा। दोनों की विचारधारा के अंदर समानता तो है ही, समानता होनी चाहिए, और दोनों के समान रूप से सीटों का बंटवारा होना चाहिए। तो वहाँ पर काशीराम जी ने देखा कि एक सीट रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को मिली और बाकी की जो सीटें थी वो कांग्रेस पार्टी को मिली। मान्यवर कांशीराम जी ने देखा ये तो बहुत बड़ा अन्याय हुआ। इतने बड़े देश के अंदर 85% लोग हैं इस समाज के जो बाबा साहब की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब की वजह से उनको हक और अधिकार मिले, उन लोगों को एक सीट और कांग्रेस के लोगों को पूरी की पूरी सीटें दे दी। ये तो बहुत बड़ा गलत हुआ है, धोखा हुआ है, ये अन्याय हुआ है समाज के साथ में। तो कांशीराम जी वहाँ से उस मीटिंग से उठ करके आ गए और बाबा साहब की वहाँ पर जो प्रतिमा लगी हुई थी उसके सामने आकर के मान्यवर कांशीराम जी ने प्रण लिया कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, कांशीराम करेगा पूरा। तो वहाँ से मतलब महाराष्ट्र से, उसे महाराष्ट्र के लोग ये भी कहते थे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा तो अच्छी है, लेकिन हमें एमएलए एमपी बनने के लिए दूसरी पार्टियों से समझौता करना पड़ता है। बाबा साहब की विचारधारा से एमएलए एमपी नहीं बन सकते हैं। तो मान्यवर कांशीराम जी वहाँ से उत्तर प्रदेश आए। उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोग ज़्यादा बाबा साहब के बारे में नहीं जानते थे। गरीब समाज, बहुत गरीबी थी, बेगारी थी वहाँ पर। तो उन लोगों को मान्यवर साहब कांशीराम जी ने समझाने का काम किया। तो मान्यवर साहब कांशीराम जी ने 1964 में नौकरी छोड़ने के बाद में 6 दिसंबर 1978 को वामसेप का गठन किया। वामसेप के अंदर जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग थे, सरकारी कर्मचारी थे, इस तरह के लोगों को वामसेप के अंदर संगठित करने का काम किया और एक संगठन बनाया गया। वामसेप के गठन के बाद में मान्यवर साहब कांशीराम जी ने 6 दिसंबर 1981 को DS4 का गठन किया। DS4 का गठन करने के बाद में पूरे देश के अंदर साइकिल रैलियां वगैरह निकालने का काम मान्यवर साहब कांशीराम जी ने किया। और DS4 के गठन के बाद में 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। 1964 में जब नौकरी छोड़ी थी तो उस समय मान्यवर कांशीराम जी ने कई प्रतिज्ञाएं ली, क्योंकि आपको पता है कि लोग गुमराह करने वाले बहुत होते हैं समाज को, क्योंकि भोला डाला समाज है, 85% लोग हैं आज के। आपको पता है अपर कास्ट के जो लोग हैं गरीब लोगों को वैसे ही प्रताड़ित करते हैं। तो मान्यवर साहब कांशीराम जी को उस समय पता था कि ये तो अपना घर बनाने का काम कर रहा है। मान्यवर साहब कांशीराम जी ने वैज्ञानिक की नौकरी छोड़ी। नौकरी छोड़ने के बाद में उन्होंने प्रण लिया कि लिखित के अंदर, घर के अंदर लेटर भेजा उन्होंने कि मैं आज के बाद में कभी घर नहीं आऊँगा, यानी लौट के घर नहीं जाऊँगा।
मेरा कोई रिश्तेदार और नातेदार नहीं है, मेरा किसी से रिश्ता और नाता नहीं परिवार है, से रिश्ता तोड़ परिवार दिया से उन्होंने रिश्ता। अपना। हाँ। और आजीवन में अविवाहित रहूंगा, अच्छा। जिंदगी में कभी भी मैं शादी शादी नहीं सही करूंगा। बात है। राजस्थान में बसपा की क्या स्थिति देखते हैं आप? हाँ, तो माननीय कांशीराम जी ने ऐसे प्रण लेकर के मतलब घर पर लेटर भेजा और मेरे नाम से कोई संपत्ति नहीं होगी, इस तरह से उन्होंने माननीय कांशीराम जी ने प्रण लेकर के लेटर घर वालों को भेजा। और उसके बाद में वो कभी भी लौट करके घर नहीं गए, न उन्होंने जीवन में कभी शादी की और न ही कभी मान्य और साहब कांशी राम जी की इस धरती पर मान्य और कांशी राम जी के नाम पर न तो बैंक के अंदर खाता था और न उनके नाम से 1 इंच भी जमीन थी। पूरा जो वर्क किया उन्होंने वो पार्टी के सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए किया और फिर बहुजन समाज पार्टी का उन्होंने गठन किया। और बहुजन समाज पार्टी के गठन के बाद में मान्य और साहब कांशी राम जी ने, अभी आपने राजस्थान के बारे में पूछा, राजस्थान में बसपा की क्या स्थिति है, तो राजस्थान के अंदर मान्य और साहब कांशी राम जी ने 1996 के अंदर एक अपना उद्बोधन दिया था। तो 1996 के अंदर उन्होंने कहा था कि मैंने 20 साल से राजस्थान के इस रेगिस्तान के अंदर बीज बोने का कार्य कर रहा हूँ, लेकिन राजस्थान की इस बंजर भूमि में बसपा का रूपी जो पौधा है वो मतलब खिल रहा नहीं है, क्योंकि मतलब वो बोलते हैं कि चिड़िया चुग गई खेत, अब फिर पछताने से क्या हुआ, अब चिड़िया चुग गई खेत। तो मान्य और कांशी राम जी प्रयास करते और विफल हो जाते हैं। इसके लिए उन्होंने नाथ द्वारा से, दिल्ली से नाथ द्वारा तक, नाथ द्वारा मंदिर के अंदर दलितों का प्रवेश नहीं था, तो मान्य और कांशी राम जी ने नाथ द्वारा से, नाथ द्वारा के अंदर साइकिल से रैली निकालने का तय किया कि मैं दिल्ली से नाथ द्वारा तक, उदयपुर में नाथ द्वारा है वहां तक साइकिल से रैली निकालेंगे, जिससे लोगों के अंदर अपना जो मान सम्मान की जो भावना है मन के अंदर, वो भावना जागेगी। तो मान्य और साहब कांशी राम जी ने कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य की बात ये थी कि राजस्थान का उस साइकिल रैली के अंदर एक भी व्यक्ति नहीं गया। तो मान्य और साहब कांशी राम जी से दिल्ली से, हरियाणा से और यूपी से, महाराष्ट्र से कुछ लोगों को बुलाया और वहाँ पर साइकिल की रैली निकालने का मान्य और साहब कांशी राम जी ने काम प्रयास किया। लेकिन उसके बाद में राजस्थान के अंदर मान्य और साहब कांशी राम जी ने जो काम किया उसका रिजल्ट आने लगा। वो जो बीज मान्य और साहब कांशी राम जी ने फिर बोया था, वो फसल जो बोई थी वो लहराने लगी। लेकिन राजस्थान के अंदर भी एक आप दुर्भाग्य माने, चाहे बीएसपी का दुर्भाग्य माने या राजस्थान के अंदर जो कांग्रेस पार्टी है वो अपनी कूटनीति माने, तो उसके द्वारा राजस्थान के अंदर 6 विधायक 2-2 बार जीतने का काम किया। राजस्थान के अंदर बीएसपी के लिए उपजाऊ जमीन है वैसे, लेकिन कांग्रेस पार्टी दुश्मन क्या घात लगाए हुए बैठा है, वो इनको इधर से तोड़ने का प्रयास करता पूरा। आज आप देखते हैं कि राजस्थान के हालात ये हैं कि कांग्रेस के जो जीत करके आए हैं, कांग्रेस के अंदर जो जीत करके आए हैं, उन लोगों को मंत्री नहीं बनाया जाता है, और बीएसपी से एक बार भी जो जीत के जाता है कांग्रेस में जाते ही उनको कैबिनेट मंत्री बना दिया जाता है। तो ये दुश्मन की कूटनीति है। इसीलिए राजस्थान के अंदर बीएसपी का जो रिजल्ट अब की बार जो आएगा राजस्थान के अंदर पॉजिटिव आएगा। और राजस्थान के अंदर ऐसी तैयारी भी बहुजन समाज पार्टी के द्वारा की हुई है कि राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की कोई सरकार नहीं बनने वाली है। माननीय साहब कांशी राम जी कहते थे कि मैं आपका, दलित समाज के लोगों को कहते थे कि मैं आपका ये जन्म सुधारना चाहता हूँ। वो सुधारने के मकसद से मतलब इस देश के अंदर समाज के लिए वर्क काम करते थे, और उन्होंने कहते थे कि मैं न बिकने वाला समाज बनाना चाहता हूँ। और मान्य और साहब कांशी राम जी ने जब बहुजन समाज पार्टी का गठन किया था उस समय दलित समाज को अपने वोट की कीमत का पता नहीं था। तो मान्य और कांशी राम जी ने वोट की कीमत को पहचानने के लिए, वोट के लिए केडर कैंप प्रारंभ किए। तो वोट के केडर कैंप उन्होंने जब प्रारंभ किए, क्योंकि उस समय मान्य और साहब कांशी राम जी के राजनीति में आने से पहले यह था कि वोट हमारा कट जाता है। कैसे कि दलित समाज के लोग उस समय पूरे देश के अंदर मजदूरी करने के लिए चले जाते थे, पीछे से वोट काट देते थे कि भाई ये व्यक्ति तो 1 साल से यहाँ है नहीं, क्योंकि जो मजदूरी करने के लिए जाते थे, आपको पता है भट्टों के अंदर ऐसे कई यहाँ के राजस्थान के भी जाते थे बहुत से लोग, अदर स्टेट के अंदर जो बेलदारी का काम करते हैं, तो ऐसे लोग जाते थे, तो पीछे से उनका वोट
दुश्मन काट देते थे, जो सही। प्रशासन के पीछे लोग थे, रखने वो का काम किया है काट देते थे। दलित जाति को। दूसरा था कि हमारा वोट बिना डाले रह जाता है। जी। वोट बिना डाले क्यों रहता था? क्योंकि वोट के अंदर वोट डालने की रुचि नहीं दिखाता था ये समाज, क्योंकि उनको पता था कि ये समाज क्या वोट के बारे में जानेगा, तो उनको वोट डालने का इतना शौक भी नहीं था और वोट की कीमत को पहचानते नहीं थे कि हमारे एक वोट से क्या होता है, सही। तो वोट बिना डाले रह जाता था। तीसरा उनका था कि वोट हमारा बिक जाता है। वोट को लोग खरीद लेते थे चुनाव के टाइम पर, क्योंकि बहुत से उस समय जो उद्योगपति जो लोग थे, बड़े शाही लवाजमे के साथ में आते थे, कहीं से जो पैसे वाले व्यक्ति होते थे, कहीं से आकर के कहीं से चुनाव लड़ देते थे। जो समाज के जो बहुत से लोग हैं भोले डाले थे, उनको जान पहचान भी नहीं होती थी। और तीसरा व्यक्ति उनकी हाँ भर के आ जाता था कि दलित समाज की वोट है, मैं आपको ये खर्चा पानी दे दूंगा और ऐसे पैसे दे दूंगा, ये घर वाले की साड़ी दे दूंगा और आपको 500 रुपये झाड़ी मजदूरी दे दूंगा, ये खाना दे दूंगा, इसमें शराब में बेच देते थे वोट को। ऐसे लोग हाँ करके आ जाते थे, तो वोट है वो बिक जाता था। चौथा उनका था कि वोट चोरी हो जाता है। यानी जो एक्टिव जो लोग थे, कुछ लोग जो वोट के कीमत को समझने लगे, उनके वोट के बारे में दुश्मन क्या करता था कि वोट उसके आने से पहले ही वोट डाल देते थे उसका। तो माननीय कांशीराम जी ने वोट चोरी होने से बचाने के लिए बूथ पर 10 लोगों की हट्टे कट्टे नौजवान 10 लोगों की बूथ कमेटी बनाने का सबसे पहले इस देश के अंदर काम किया और हर बूथ के ऊपर 10 युवा लड़कों को जिम्मेदारी देने का काम किया। पांचवा उनका था कि वोट हमारा गुमराह हो जाता है, वोट को गुमराह कर देते थे कि यार ये जीतने वाला थोड़ी है, आप कहाँ वोट दे रहे हो, वो ये अच्छा आदमी है इसको दो, ये अच्छा आदमी इसको दो, इसकी सरकार बनेगी, ये पैसे वाला व्यक्ति है, ये कभी भी काम में आ जाएगा, आपकी कहाँ सरकार बनेगी। उस समय समाज की समझ नहीं थी, सोच नहीं थी, तो वोट को वो गुमराह कर देते थे। छठा उनका था कि वोट हमारा छीन लिया जाता था। पहले क्या होता था, वो बूथ कैप्चरिंग होती थी, तो बूथ कैप्चरिंग के अंदर क्या करते थे, वोटर जैसे आते उससे पहले ठप्पा लगा के बूथ के वोट डाल देते थे, पेपर उसे डाल देते थे। सातवां उनका था कि वोट हमारा बिना वोट बनता नहीं था, क्योंकि एविडेंस नहीं रहते थे, पढ़े लिखे लोग थे नहीं इतने उस समय, कोई मार्कशीट नहीं थी, 18 साल का हो गया 20 साल का हो गया पता नहीं रहता था, तो उस समय वोट बिना बने हुए रह जाता था। तो माननीय और कांशीराम जी ने इन्हें 7 बातों पर विशेष केडर कैंप लगा करके लोगों को जागरूक करने का काम किया और लोगों को ड्यूटी देने का काम किया कि आपके वोट की यह कीमत है और आपके वोट से एमएलए बन सकता है, आपके वोट से एमपी बन सकता है, आपके वोट से मुख्यमंत्री बन सकता है, आपके वोट से प्रधानमंत्री बनता है। तो ये काम उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय साहब कांशीराम जी ने करके दिखाया था। और 15 मार्च को माननीय साहब कांशीराम जी की जो जन्मदिन का कार्यक्रम है, बहुजन समाज पार्टी पूरे देश के अंदर हर्षोल्लास के साथ में माननीय साहब कांशीराम जी की जयंती मना रही है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को माननीय साहब कांशीराम जी के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूं और यह भी कहना चाहता हूं कि माननीय साहब कांशीराम जी ने जो रास्ता दिखाया था, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो मिशन को उन्होंने पूरा करने की जो प्रतिज्ञा ली थी, जो प्रण लिया था, वो पूरा करने के लिए हम सभी लोगों का दायित्व है कि हम माननीय साहब कांशीराम जी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और बहन कुमारी मायावती जी के निर्देशानुसार कार्य करके मिशन को आगे बढ़ाने का काम करें। इतना सब कहते हैं आपसे, आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को जय भीम।